मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार सिंह, प्रवक्ता गणित, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन आपके लिए एक नई वीडियो लेके आते हैं। उसी क्रम में आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। पाठ संख्या 3 पिछली वीडियो में हमने शुरू कर दिया था, मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह, और आव्यूह क्या होती है, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है उसको, और कैसे उसकी रचना की जाती है, वो हमने बता दिया था। कोटि के बारे में बता दिया था, कुछ उदाहरण भी हल करा दिए थे। और उसी क्रम में हम अपनी वीडियो जो लाए हैं आज, उसमें हम आपको प्रश्नावली 3.1 को हल कराएंगे। तो आइए ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए हम आगे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यह प्रश्नावली 3.1 का यह पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें दिया गया है कि एक आव्यूह ए दी हुई है, जिसमें पहली पंक्ति में 2, 5, 19, -7, दूसरी पंक्ति में 35, -2, 5/2, 12, और तीसरी पंक्ति में √3, 1, -5 और 17 दिया हुआ है। ठीक है, के लिए हमें ज्ञात करना है, 3 भाग हैं इसके। आव्यूह की कोटि पता करनी है, दूसरे में अवयवों की संख्या बतानी है, और तीसरे में अवयव बताने हैं। A13 क्या है, A21 क्या है, A33 क्या है, A24 क्या है और A23 क्या है। तो आइए इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा समझाते हैं। आइए देखिए, यह पहला सवाल है। इसमें हमको ए दिया गया है प्रश्न में, और इसमें सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि आव्यूह की कोटि क्या है। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या है, इस बात को समझिए आप कि आव्यूह की कोटि हम जब पता करते हैं तो हमने बताया था कि आव्यूह की कोटि पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। तो देखें इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1, 2, 3, यानी कि क्षैतिज अवस्था में जो आव्यूह में क्षैतिज अवस्था में जो अवयव होते हैं वो पंक्तियों में रखे जाते हैं, पंक्तियों में कहे जाते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल खड़े हुए होते हैं उनको हम स्तंभ बोलते हैं। कितनी इसमें पंक्तियां बनी, 1, 2 और 3। तो 3 क्रॉस, अब कितने इसमें स्तंभ हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसमें 3/4 इसका कोटि बना। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, और कितने स्तंभ हैं, 4 स्तंभ है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा भाग है इसका, अवयवों की संख्या बतानी है। तो हमने बताया था आपको कि अवयवों की संख्या जो कोटि होता है उसका गुणा करते हैं तो निकल आती है। अवयवों की संख्या 3 × 4 यानी कि 12 है। तो इसमें टोटल अवयवों की संख्या कितनी होगी, कुल अवयवों की संख्या होगी 12। वैसे भी गिन सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, अब तीसरा भाग है इसका, अवयव पता करने। अवयव कौन सा निकालना है, A13 यानी कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखिए, पहली पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ ये रहा, तो 19 आपका ये अवयव आ। ठीक है, ऐसे ही A21 निकालना है अब, यानी इसका मतलब है कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही और पहला स्तंभ ये रहा, तो कितना है, 35। समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगला A33, लेकिन तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ ये रहा, कितना आया, -5। ऐसे अगला है A24 यानी कि A24, तो दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ यानी कि 12,
और अंतिम है इसका A23, यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ ये रहा, तो 5/2। समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा और तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। दूसरे सवाल में दिया गया है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। तो दूसरा सवाल और तीसरा सवाल एक जैसा है, तो इसमें से कोई एक सवाल कराते हैं। चलिए हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल जिस तरीके से होगा उसी तरीके से आप तीसरा सवाल बना सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल। तो अवयवों की संख्या इसमें दी गई है 24। आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है? 24। ठीक है, तो ये 24 कैसे कैसे बन सकता है? कौन से दो ऐसे संख्याएं लें जिनको गुणा करने पे 24 बनता है। तो देखिए 1 गुणा 24 बनेगा। ठीक है, दूसरा 2 गुणा 12 भी 24 बनेगा। तीसरा 3 गुणा 8 भी 24 बनेगा। 4 गुणा 6 भी 24 बनेगा। फिर 5 गुणा करके 5 से कुछ भी गुणा करें हम 24 नहीं बन सकता। फिर 6 पे जाते हैं तो 6 गुणा 4 24 बनेगा। 8 गुणा 3 24 बनेगा। 12 गुणा 2 24 बनेगा और 24 गुणा 1 भी 24 बनेगा। तो ये सब संभावित कोटियां हैं। संभावित कोटियां हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये कह रहा है प्रश्न में कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। यदि अवयवों की संख्या कितनी हो? 13 हो। तो संभावित कोटियां क्या होंगी ये पूछ रहा है। तो देखिए 13 दो संख्याओं को गुणा करने पे बनना चाहिए। तो क्योंकि 13 एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो ये केवल 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1, लेकिन यही संभावित कोटियां हो सकती हैं। तो 13 में किसी का और का गुणा करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। 13 कभी और किसी का आएगा भी नहीं। 1 और 13 इसका, क्योंकि 13 का गुणनखंड करते तो 1 और 13 ही तो आता है। तो 1 13 या 13 1, तो संभावित कोटियां ये होंगी इसकी। संभावित ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। अगला प्रश्न 3 है, उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये 5वां सवाल आ रहा होगा। इसमें दिया गया है कि एक 3/4 कोटि की आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। 2 भाग हैं इसके। पहला भाग है aij बराबर 1/2 मॉड में -3i + j, और दूसरा भाग है aij बराबर 2i - j। तो इसका पहला भाग हम कराते हैं, दूसरा भाग आप अपने आप बनाइएगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि aij का मान 1/2 मॉड में -3i + j हमें लेना है और 3/4 की आव्यूह बनानी है। तो यदि हम 3/4 की आव्यूह बनाएंगे, a जो है 3/4 की बनाएंगे, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 12। कैसे बनेगी? a11 a12 a13 और a14, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, तो 4 स्तंभों में ले लिया और 3 पंक्तियां भी बनाते हैं। a21 a22 a23 और a24, ऐसे ही a31 a32 a33 और a34। तो टोटल जो कुल मिला के अवयव होंगे वो कितने होंगे? 12। तो इनको निकालते हैं अब, इसी से निकलेगा। ठीक है, जो दिया गया है
तो इसमें देखिए A11 निकालते हैं। A11 का मतलब है कि I का मान भी 1 लेंगे और J का मान भी 1 लेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 1/2 मापांक माइनस 3 गुणा 1 प्लस 1। इसको हल करें तो 1/2 माइनस 3 प्लस 1 है ना। फिर इसको हल करेंगे तो 1/2 माइनस 3 प्लस 1 -2 हो गया, ठीक है। और -2 का मापांक होता है 2, 1/2 गुणा 2 यानी कि 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगला निकालते हैं A12, सभी को निकालना है बारी बारी से। 1/2, यहाँ I का मान 1 है और J का मान 2, तो I का मान 1 रखेंगे और J का मान 2, ठीक है। तो इसको समझे आप, तो ये हो गया -3 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2, ये -3 प्लस 2 कितना आएगा, -1। मापांक -1 का 1 ही होता है, तो 1/2 गुणा 1 यानी कि 1/2 समझ में आ रहा है। अब A13 निकालें आप। A13 में I का मान हो जाएगा 1 और J का मान हो जाएगा 3, बिल्कुल सही। तो -3 गुणा 1 प्लस का 3 जो कि बनता है 1/2, -3 गुणा 1 -3 प्लस 3, ये हो गया 0। यहाँ लिख देंगे आप 1/2 मापांक 0, 0 का मापांक 0 ही होता है, तो 1/2 गुणा 0, और 0 में कुछ भी हम गुणा करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो पहली पंक्ति के 3 अवयव निकल आए। एक और अवयव 1 निकालते हैं। 1 क्या है, देखिए I का मान 1 लेंगे, -3 गुणा 1 और J का मान 4। इसको हल करते हैं तो 1/2 -3 प्लस 4, और ये हो गया 1/2, -3 और 4 1 हो गया। हम जानते हैं 1 का मापांक कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये भी 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखिए A21 निकालते हैं। A21 यानी कि अब I का मान कितना आएगा, 2 आएगा और J का मान 1 रहेगा, तो 1/2 -3 गुणे 2 प्लस का 1, ठीक है। तो इसको हल किया हमने तो 1/2 -3 गुणे 2 कितना हो गया, -6 प्लस 1, जो कि हल करने पे प्राप्त होता है मापांक -5, और -5 का मापांक 5 होता है, इसीलिए 1/2 गुणे 5 यानी कि 5/2, ठीक है। अब A22 का होता है 2, I का मान भी 2 और J का मान भी 2। 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 2 यानी कि 1/2 -6 प्लस 2 यानी कि -4, और -4 का जो मापांक आएगा वो कितना आएगा, 4, यानी कि कितना हो गया ये 2। A22 आ गया। अब A23 निकालते हैं। A23 कितना होगा, I का मान 2 और J का मान 3, तो -3 गुणा 2 प्लस 3 यानी कि -6 प्लस 3 बना 1/2 मापांक के अंदर -6 प्लस 3 यानी कि 1/2 मापांक -3, और -3 का मापांक कितना होता है, 3, तो ये आ गया कितना, 3/2 समझ में आ रहा है, ठीक है। अब A24 निकालते हैं हम। A24 में I का मान 2 रहेगा और J का मान 4 हो गया। इसको हल किया तो 1/2 -6 प्लस 4 यानी कि 1/2 -2 मापांक आया, -2 का मापांक कितना होगा, 2 होगा, तो 1/2 गुणा 2 यानी कि 2 से 2 कटा 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब A31, A32, A33 और A34, ठीक है। तो इनको निकालते हैं हम। तो A31 क्या आएगा भाई, बिल्कुल समान तरीके से I का मान 3 होगा और J का मान 1, तो I का मान हमने 3 रखा प्लस 1, इसको हल करेंगे तो 1/2 -9 प्लस 1 यानी कि माइनस का 8 आ जाएगा मापांक के अंदर, और -8 का मापांक कितना होता है, 8 होता है। 1/2 गुणे 8, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 4, क्योंकि 2 से कट जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, A32 कैसे निकलेगा, अब I का मान 3 और J का मान क्या रखेंगे, 2, बिल्कुल सही। तो -3 गुणा 3 प्लस 2 किया जाएगा,
और इसको हल करने पर 1/2 मापांक में -9 + 2 आ जाएगा। -9 + 2 कितना होता है? -7। बिल्कुल सही। तो -7 का मापांक 7 होता है, तो ये आ गया 7/2। ठीक है। ऐसे ही अब आई और जे दोनों का मान हमें 3 लेना है, तो 3 × 3 + 3, जिसको हल करते हैं तो 1/2 -9 + 3 है ना, और -9 + 3 होता है -6। 1/2 मापांक -6, और -6 का मापांक कितना होता है? 6। ठीक है। तो 1/2 × 6, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि 3 बार कट जाएगा। समझ में आ रहा है? अब A 3 4 आखिरी अवयव हम निकालते हैं, तो इसमें 1/2 3 मान लेंगे किसका? I का, और 4 लेंगे J का। तो -3 × 3 + 4। ठीक है। तो 1/2 -9 + 4, -9 + 4 कितना होता है? -5। और -5 का मापन कितना होगा? 5/2, क्योंकि 1/2 गुणा हो जाएगा 5। आगे समझ में? ठीक है। चलिए अब इन सभी अवयवों के जो मान हमने निकाले हैं वो इसमें रख देंगे, तो हमारी आव्यूह आ जाएगी। देखिए कैसे, तो बारी बारी से हम रखते हैं। A11 का मान कितना है? 1। A12 का मान कितना है? 1/2। A13 का मान कितना है? 0। A14 का मान कितना है? फिर 1/2। बस पहली पंक्ति पूरी। अब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 5/2, अगला अवयव है 2, उससे अगला अवयव है 3/2, उससे अगला अवयव है A। दूसरी पंक्ति पूरी। अब तीसरी पंक्ति में चलते हैं। 3 1 कितना आया है? 4। 3 2 कितना आया है? 7/2। और 3 3 कितना आया है? 3। और 3 4 कितना आया है? 5/2। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये प्रश्नावली 3.1 का 7वां सवाल है। इसमें दिया गया है कि समीकरण, पहली आव्यूह दी हुई है a - b पंक्ति में, पहली पंक्ति में a - b 2a + c, और दूसरी पंक्ति में 2a - b 3c + d, और बराबर है यह आव्यूह दूसरी आव्यूह के, जिसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं। -1 पहली पंक्ति में, -1 5, और दूसरी पंक्ति में 0 13 से A B C व D का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखें कैसे होगा ये सवाल। तो देखिए ये 2 आव्यूह दी हुई है, इसके बीच में बराबर का चिन्ह है। तो ये जो हमने टॉपिक आपको कराया था इक्वल मैट्रिसेस, यानी कि आव्यूहों की समानता, तो उसको हमने बताया था आपको। उसमें बताया गया था कि 2 आव्यूह जब भी बराबर कही जाती हैं जबकि उनकी कोटियां बराबर हो और संगत अवयव भी बराबर हो। तो यहाँ पर हम देखें कि पहली शर्त जो कोटियों की है, यहाँ भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ यानी कि 2/2, और यहाँ भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ यानी कि 2/2। तो इसका जो ऑर्डर या कोटि है वो भी 2/2 है, इसकी भी 2/2। तो पहली शर्त पूरी होती है कि दोनों की जो कोटियां हैं वो बराबर है। अब ये कह रहा है कि बराबर है, इसका मतलब यह है कि इसके संगत अवयव बराबर होंगे दोनों के, यानी कि इसका यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव इसके बराबर होगा। तो यहाँ से एक समीकरण बनती है कि a - b बराबर -1। ऐसे ही ये पहली समीकरण हो गई। दूसरी समीकरण बनती है 2a + c, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ पर है, तो इसका ये 5 भी इसी पोजीशन पर है, इसी स्थिति पर है, तो 2a + c बराबर 5। ये दूसरी समीकरण बनती है। तीसरी 2a - b बराबर 0, जैसे ही कह रहे हैं, ठीक है ना, और 3c + d बराबर 13। 4 समीकरण और 4 ही हमें मान निकालने हैं ABCD के। तो देखिए कैसे इसे हल करेंगे। तो देखिए A और B को यहाँ से निकाल लिया जाएगा, ठीक है। जो भी A का मान आएगा यहाँ रख देंगे, वो C का आ जाएगा। जो भी यहाँ से C का मान आएगा वो यहाँ रखने पे D का मान निकल आएगा। देखिए तो इन दोनों को यदि मैं घटा दूं, पहली माइनस तीसरी, यानी कि ये लिखे हैं, तो A - b और
माइनस का 2a प्लस का b, है ना। तो ये माइनस है और ये 0, माइनस कर दिया ना मैंने, इसलिए चिन्ह बदल गए इसके, 2a की जगह माइनस हो गया, माइनस b की जगह प्लस b हो गया। अब है हल करें तो देखो माइनस b से प्लस b कैंसिल, a माइनस 2a कितना होगा, माइनस है, और ये कितना होगा, -1, ठीक है। तो यानी कि a बराबर कितना आ गया, 1, समझ में आ गया। a बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, अगर a बराबर 1 हम समीकरण 2 में रख दें तो ये बनता है 2 गुणा 1 प्लस c बराबर 5, यानी कि 2 प्लस c बराबर 5, यानी कि c बराबर 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो c बराबर कितना आ गया, 3, ठीक है। अब यहाँ लिखें c बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर कितना आएगा, डी का मान भी हमें निकालना है, तो यहाँ रख देते 3 गुणा 3 प्लस डी बराबर 4। ये कितना बनता है, 9 प्लस डी बराबर 4, 9 को ले जाओ उधर तो डी बराबर 4 माइनस का 9, समझ में आ रहा है। 4 माइनस का 9 कितना आएगा, माइनस का 5, तो डी बराबर कितना हो गया, माइनस का 5। ए का मान कितना आया, ए, बी का मान कितना आया, तो बी का निकाला ही नहीं अभी, चलिए बी का और निकालते हैं। ए सी डी का मान आ चुके हैं, बी का मान और निकालते हैं। तो देखिएगा इस ए के मान को, ए बराबर 1 हम पहली समीकरण में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर -1 है, तो a का मान 1 रख दिया, माइनस का b माइनस का 1, ठीक है। अब इस 1 को ले गए उधर, माइनस बी बराबर -1 और -1, ठीक है। -1 और -1 कितना हो गया, -2, b बराबर कितना आ गया, 2। a का मान कितना आया, a, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान -5। तो ये आपका उत्तर आ गया, समझ में आ गया। इसी तरीके से इस प्रश्नावली में हल करने हैं आपको, तो समझ में आ गई ना पूरी प्रश्नावली कैसे की जाएगी। और कोई भी अगर समस्या इस प्रश्नावली में आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, या आप कमेंट बॉक्स में भी जाके हमें बता सकते हैं कि ये सवाल समझाइए, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में हम आगे का जो टॉपिक है, जो सवाल हैं वो समझाएंगे। धन्यवाद।